नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज उपचुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि जनता पर अभी भी बीजेपी का जादू बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के काम पर मुहर लगाते हुए जनता ने उपचुनाव में 7 में से 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। मल्हनी की सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और दमदार जीत दर्ज की। इस हार जीत के मायने हर पार्टी के लिए अलग अलग हैं, लेकिन एक बात साफ है कि विपक्ष को अभी जमीन पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ जीती है बल्कि बड़े अंतर से जीती है। कई जगहों पर विपक्षी दलों ने वोटों का बंटवारा पाया तो कई सीटों पर कैंडिडेट्स ने खुद को बेसहारा पाया। और जब रिजल्ट आया तो सीएम योगी इस स्लोगन के साथ सामने आए कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अब सवाल यह है कि इस परिणाम में भी योगी का जलवा बरकरार रहा तो 2022 के लिए अब विपक्ष कितना तैयार है और तैयारी कैसी होगी, आज यूपी मांगे उत्तर में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी की बात पर मोहर लगाने के लिए काफी है। यूपी हो या बिहार, सीएम योगी का जलवा बरकरार रहा। बीजेपी तो यही दावा करती है। 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की तो एक पर समाजवादी पार्टी को सफलता हासिल हुई, लेकिन मायावती और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। जीत और हार का गणित क्या रहा, ये समझेंगे। उससे पहले प्रत्याशियों ने जीत के बाद क्या कहा, वो सुनिए। जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगी, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो नीति है उनको दूंगी, और यहाँ की जनता को दूंगी जिन्होंने चेतन जी को बांधा और उनको सम्मानित किया। सिर्फ एक ही मुद्दा था, विकास विकास विकास, यही मुद्दा था और इसके आगे कोई मुद्दा नहीं था। प्राथमिकताएं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको धरातल तक तो पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी तो जीत से उत्साहित हैं, लेकिन विपक्षी खेमे में चिंता है तो पार्टी संगठन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। टूंडला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहा, अखिलेश यादव होते तो तस्वीर उलट होती। तो बुलंदशहर के बसपा प्रत्याशी ने जातिगत समीकरणों का जिक्र किया और कांग्रेस का खेमा तो इसी सोच में है कि गलती हुई तो हुई कहां। तो अगर माननीय अखिलेश जी अगर हमारी रैली हो जाती तो और ज़्यादा व्यवस्था बढ़िया हो जाती। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रहे हैं। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं रही जो नेता चुनाव लड़ा सके। जीत के बाद बीजेपी विकास का झंडा बुलंद होने की बात कह रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उपचुनाव में जीत से विपक्ष को जवाब मिल गया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को 20-25 साल इंतजार करने की सलाह दे दी। मैं श्री अखिलेश यादव जी, मैंने एक दिन कहा था, वह इस भ्रम में मुंगेरी लाल के हसीन सपने बराबर देखने की कोशिश करते हैं कि शायद समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी, लेकिन कोई गुंडा राज की वापसी जब बिहार में नहीं किए तो गुंडा राज की वापसी, सपा सरकार की वापसी उत्तर प्रदेश में भी होने की अभी कम से कम 25 साल संभावना नहीं। बीजेपी की जीत में योगी की भूमिका महत्वपूर्ण रही, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे जीत यूपी की हो या बिहार की उन सीटों की जहां योगी ने प्रचार किया, जलवा योगी आदित्यनाथ का ही रहा। लेकिन यहां चुनौती विपक्ष की है, क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव होना है। उसके लिए विपक्ष कितना तैयार है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल इसी बात का है कि 2022 के लिए विपक्ष कितना तैयार है, क्योंकि दावे तो इस बार बहुत सारे थे और यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी का दिवाला निकल जाएगा। उपचुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, उपचुनाव के नतीजे भी अब आ गए हैं। सवाल इसी बात का कि जमीन कितनी और तैयार करनी है अभी विपक्ष को, इसी पर करेंगे चर्चा। एक खास पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ गया है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं। मुकेश राजपूत जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
सैफ खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सैफ खान साहब आपका स्वागत। मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे आप। मनोज पांडे जी आपका बहुत स्वागत। और के उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पांडे जी प्रश्न आपसे है, कहां कमी रह गई? 6 सीटों में से 7 सीटों में से सिर्फ वही सीट जो आपके पास थी और वहां बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, यानी कि पार्टी से नाराजगी बीजेपी से ज्यादा होगी, लेकिन बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का अंतर बहुत ज्यादा है। जो दावा आप लोग कर रहे थे कि दिवाला निकल जाएगा बीजेपी का, वो क्यों नहीं हो पाया? देखिए राम मोहन जी, लोकतंत्र में जो जनादेश आता है सबसे पहले जनादेश का सम्मान करने चाहिए और हम लोग भी समाजवादी पार्टी इस आए हुए जनादेश को का सम्मान करती है। दूसरी चीज हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के उन माननीय विधायकों की थी जो दुर्भाग्यवश हम सबके बीच में नहीं रहे, उनका देहांत हुआ और उनके कारण वहां पर चुनाव हुआ। और एक सीट समाजवादी पार्टी की स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी की रही जो हमारे बीच में रही। तो 7 में से 6 सीटें पहले से भी समाजवादी पार्टी की थी। एक सीट को समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल किया और बाकी सीटों पर, वो 3 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर उसने देने का काम किया। आपने अभी एक चीज कही कि काफी बड़ा अंतर आ गया। अंतर नहीं आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा और सोचना होगा कि मल्हनी जैसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचते बचते बच गई, उसकी जमानत बच गई। कई सीटों पर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का 2017 से वोट प्रतिशत कम हुआ है और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत पहले से काफी इजाफा हुआ है। तो ठीक है, लोकतंत्र में हार और जीत लगी रहती है। समाजवादी पार्टी इस पर विचार करेगी, कहां कमी रह गई, कहां कमी नहीं रह गई। लेकिन इस पर भी विचार उत्तर प्रदेश की जनता को करना होगा कि जिस तरीके से प्रधान और कोटेदार और अधिकारियों की फौज को लगा करके लोगों को डरा कर धमका करके लगातार ये शिकायतें आ रही थी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, तो तमाम कई कारण है और वो कारणों पर समाजवादी पार्टी मंथन भी करेगी, विचार भी करेगी और समाजवादी पार्टी कई के कार्यकर्ता मजबूती से लगाना। हम आगे की जनरल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है सैफ खान साहब, कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? सपा के खाते में तो एक सीट आ भी गई, आप लोगों का सुपड़ा साफ। देखिए, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की। आप 2.5 साल का जो है रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या गुजरात से जो शुरुआत हुई थी, जो वहां जहां मोदी जी अपनी विधानसभा हारे थे, या उस वक्त के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी अपनी विधानसभा हारे थे, तब से शुरू हो गया था ये। आज भारतीय जनता पार्टी जो है इतने टेन्योर में जो है अपने इंडिपेंडेंटली कोई भी स्टेट जो है वो जीती नहीं है। हाँ, बाई इलेक्शंस का आप अगर हमारे देश का इतिहास देखेंगे तो ज्यादातर जो भी स्टेट में सरकारें रहती हैं उस वक्त मौजूदा जो होती है उसकी ज्यादातर सीट जो है सामने आती हैं, जिसकी वजह से ये परिणाम सामने आ रहे हैं। वो भी दुर्भाग्यपूर्ण, उस पर भी मंथन करना चाहिए कि जो सीट्स है ये भी कैसे आई। क्योंकि गोरखपुर का अगर मैं मिसाल दूं कि बाई इलेक्शन हुआ था तो योगी जी जो अपनी सीट वहां पर बचा नहीं पाए थे, ये भी सच्चाई है। तो आज अगर हम ये बात कर रहे हैं तो और बिहार की भी अगर हम ये बात करें साथ साथ में अटैच करते हुए, 1 महीने पहले तो जो है पूरा क्लीन स्वीप दे दिया गया था। तेजस्वी को तो ये कहा गया था कि साहब ये तो लीडर ही नहीं है। आज जो है स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लगातार घुटने जो है वो करने पड़ रहे हैं। लगातार 7 घंटे से हम ये देख रहे हैं कि कभी 118 पे चले जाते हैं, कभी 119 के ऊपर आ जाते हैं, कभी 120 पे आ जाते हैं। तो हम ये लगातार देख रहे हैं और परिणाम जो है अभी 80% के करीब जो है वोट शेयर जो है, ये वोट जो है वो काउंट हुए। अभी भी 20% बचा है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो और बढ़े और जो है हम एक अच्छी सरकार कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस रहा है। बिल्कुल, जो कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस रहा है, मसलन आप देवरिया उठा के देखिए, 3600 के आसपास वोट मिले उनको। कुल वोट का कुल 2% है, कुल 2% वोट मिला। उनसे ज्यादा वहां के निर्दलीय कैंडिडेट 11% वोट ले गए। तो इस पे विचार कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे हैं? ये वही सीट है जहां पे एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। पार्टी करना चाहिए। देखिए, हर 3500 वोट मिले कुल। देखिए, बिल्कुल हम बिल्कुल उसके ऊपर जो संज्ञान लेंगे, जरूर जो है कहीं ना कहीं
कैंडिडेट्स की कमियां या कुछ ना कुछ काम में कमियां जो है बिल्कुल रही गई होंगी, जिसकी वजह से इतना कम वोट शेयर जो है या इतना कम प्रतिशत जो है वोट उनको जो है पड़ा है, उस पर भी हमें संज्ञान जो है बिल्कुल करना चाहिए। मगर मैं आपको आश्वासन देता हूं, अभी तक के अगर 2.5 साल का रिकॉर्ड की परफॉर्मेंस की आप बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हर जगह इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन लड़के जो है सरकार बनाती आ रही है। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दे दें या मध्य प्रदेश का भी एग्जाम्पल दे दें। मैं इससे पहले कि बीजेपी के पास जाऊं, एक रिएक्शन के उपाध्याय जी से, जनता के पैसों का ठीक, एक रिएक्शन के उपाध्याय जी से, के उपाध्याय जी, मैं ये अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बिल्कुल जो है अच्छा काम करना, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक चीज बहुत अच्छा करना जानती है, वो है विधायकों को तोड़ना, सांसदों को तोड़ना जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है। खरीद फरोख्त करना जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है। अगर आप अभी इनके 2.5 साल का रिकॉर्ड निकालें तो आप मध्य प्रदेश से लेके बहुत बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल। लेकिन यूपी में क्या हो जाता है कांग्रेस को? के उपाध्याय जी, राजस्थान अच्छा किया, एमपी अच्छा किया, हालांकि आज तो एमपी में भी 20 और 8 का आंकड़ा है लगभग, लेकिन यूपी में 2.5 साल का जो परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे तो क्या पाते हैं आप? बड़े नेता नदारद हैं, कार्यकर्ताओं के साथ सिर पर हार का ठीकरा फोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास अच्छा मौका था। विपक्ष पिछले 2 महीने से एक बात जोर शोर से कह रहा था कि ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ हो गया है, ब्राह्मण बीजेपी के खिलाफ हो गया है, और ब्राह्मण अब टूट करके कभी बसपा बोल रही थी कि हमारे साथ आएगा, कभी समाजवादी पार्टी का कहना था कि हमारे साथ आएगा, और बहुत सारी कोशिश की इसको हवा देने की। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए हैं तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लगता कि ब्राह्मण कहाँ गया है। बांगरमऊ सीट का ही हम एग्जाम्पल देखें, वहाँ बहुत ही चतुराई से ये हुआ कि ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों को जो है ये कहा गया कि वो कांग्रेस जीतने जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोट बढ़ गए, वो सपा को नहीं मिले। नतीजा ये हुआ कि वहां कटियार जी जो है वो रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। एकमात्र सीट मल्हानी सपा जीती है जो पहले भी उन्हीं के पास थी। तो कोई भी उपलब्धि विपक्ष की नहीं रही है। अब कांग्रेस के जहां तक जो सज्जन बोल रहे थे, तो कांग्रेस को तो सच में विचार करना चाहिए उत्तर प्रदेश में उनकी उपस्थिति क्या है। वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश या राजस्थान के उदाहरण दे रहे थे, राजस्थान बिल्कुल अंगारों पर टिका हुआ है। मध्य प्रदेश में हाल देख ही लिया। अगर 15-10 साल बाद, 12 साल बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी और उस सरकार को ये लोग संभाल नहीं पाए, तो सच में कांग्रेस के लिए ये शर्म की बात है। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक राष्ट्रीय पार्टी की इतनी बुरी स्थिति क्यों हो रही है। ये बहुत और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब ये है कि योगी सरकार की जो नीतियां थी उस पर अभी लोगों ने मोहर लगाई है। कहीं पर भी लोकल मुद्दा नहीं दिखाई दिया कि ये लोकल मुद्दों की वजह से भाजपा को वोट नहीं मिलेगा। सभी जगह जो जीत हुई है वो मामूली मार्जिन से नहीं हुई है, अच्छे मार्जिन से जीत हो रही है। बिल्कुल, तो ये विपक्ष को सोचना है इस बारे में। ठीक है, एक मल्हनी सीट पर 4632 वोट का अंतर है। बाकी जितनी सीटों पर बीजेपी जीती है वो 15,000 प्लस से जीती है। मुकेश राजपूत जी, एक रिएक्शन आपका इस बात पर जरूर कि विपक्षी दल कह रहे थे दिवाला निकलेगा, लेकिन ये 6 सीटें जीतकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? और यहाँ उत्तर प्रदेश में तो हम लोग सोचते थे कि 7 की 7 भी सीटें जीतेंगे, लेकिन 7 सीट नहीं जीत पाए। हम 6 सीट जीते। 1 सीट समाजवादी पार्टी के हमारे साथी जीते हैं। कोई बात नहीं, उस पर भी हमारी पार्टी चिंतन करेगी और हम चाहेंगे अगली बार वो भी सीट हम जीते हैं। लेकिन बिहार में भी जिस तरह से विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे थे कि साहब वहां पर लालू प्रसाद की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार नहीं, नीतीश जी की सरकार नहीं बनेगी, वहां पर भी जिस तरह से वहां के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आज मुझे विश्वास है कि वहां पर भी नीतीश जी के सरकार बनेगी, ऐसा मुझे मालूम है। एनडीए की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। और सही माने में देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार पे जो 7 में 6 सीटें जीत के आए, तो लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कि योगी जी की जो 7 सीटें में 6 सीटें निकली हैं, इससे उनके कार्यशैली ठीक है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं ऐसे काम करते रहें
जनता उनके साथ है। ये जरूर है कि हमारे कुछ राजनीतिक दल हों या कुछ लोग हों जो उन पर छींटाकशी करते हैं, लेकिन ये आम आदमी, मैं ये बार बार भी कहता हूँ कि आम आदमी इस सरकार में बहुत खुशहाल है। नीचे देखा जाए, लोगों को बिजली मिल रही है, लोगों के गांव में विकास हो रहा है, लोगों को सुरक्षा मिल रही है, लोगों की फसलें सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं। तो ये देखा जाए, इससे लगता है कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे ये सिद्ध होता है। ठीक है, अच्छा काम कर रही है। इसे मुहर माने पांडे जी, मुहर माने इसे योगी सरकार के काम पर जनता की? देखिए राममोहन जी, इसको आप मुहर नहीं कह सकते। मैंने कहा कि ये उपचुनाव है, उपचुनाव के मुद्दे दूसरे होते हैं। लोगों के परिवार में देहांत हुआ था, उस परिवार के प्रति लोगों की सहानुभूति थी, सिंपैथी थी। बहुत बड़ा परसेंटेज उपचुनाव में ये रिकॉर्ड रहे हैं कि उपचुनाव अधिकतर राज्य सरकार के होते हैं, जिसकी सरकार होती है। खासकर जब 1.5 साल की सरकार है, सहानुभूति है, कोटेदार है, प्रधान है, तो आप इसको कोई आम चुनाव का दर्पण या आईना नहीं कह सकते हैं। ये ठीक है, उन्हें जनादेश मिला है, जैसे भी मिला है जनादेश का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि सहानुभूति कई सीटों पे होती है, एक सीट बांगरमऊ की है जहां पे आपने बताया कि किस तरह से अराजकता बीजेपी की रही, उनके विधायक को कई मामलों में बचाने की कोशिश हुई, फिर सीबीआई आई और सीबीआई ने जाके इंसाफ करने का प्रयास किया। उस सीट पर जो लीड है वो 31,000 की है, जीत का अंतर, मार्जिन। तो वहां सपा तीसरे नंबर पर। जी राममोहन जी, इसके पहले वो लीड 33,732 की थी। लीड कम हुई है भाजपा की। ये क्या बताता है? वहां तो ना सहानुभूति थी, जबकि आप लोगों की तो एग्रेसिव कैंपेनिंग थी उस जगह पे। नहीं, कुछ वोट कम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को वोट पिछली बार से कम हुआ है, वहां जीत का अंतर घटा है। ठीक, आप कह रहे हैं जीत का अंतर घटा है। अब मैं जाता हूं, हमारे सहयोगी पवन सिंगर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, विपक्ष अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये योगी सरकार के काम पर मुहर है, लेकिन ये जो चीजें निकल कर आई, खासतौर से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ये उम्मीद कर रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व आएगा, मदद करेगा, बड़े नेता आएंगे, उनके लिए सभाएं करेंगे, लेकिन वो कहीं मिसिंग नजर आया। और महाराज सिंह धनखड़ ने तो ये खुलकर कह दिया कि राष्ट्रीय नेतृत्व से मदद मिलती तो आम कार्यकर्ताओं को और मदद मिलती, तस्वीर बदल जाती। राम, अगर उपचुनाव का आप जिक्र कर पूरा समीकरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो विपक्ष था वो हार के बाद अपने आप को बचाए रखने के लिए विकल्प की तलाश में था। शुरू से ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये लोग केवल उपचुनाव में प्रचार करने इसलिए नहीं गए कि अगर सत्ता पक्ष चुनाव जीतता है तो 2022 में हम क्या बोलेंगे। यानी 2022 से पहले अपने विकल्प को बचा करके इस पूरे उपचुनाव में पार्टियों ने चुनाव लड़ने का काम किया। और रही बात कि सत्ता पक्ष पे मुहर क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसका कारण आप साफ समझ लीजिए कि जो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ के चुनाव को लेकर के, सत्ता पक्ष के चुनाव को लेकर के देख रहे थे। यानी अगर एक से ज्यादा सीट अगर विपक्ष की निकलती तो सीधा आक्रमण जो होता वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे होता। मतलब साफ है कि अगर हार होती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामकाज, काम करने की शैली, तमाम क्राइम रिकॉर्ड और तमाम हाथरस की घटना, जातिगत समीकरण, सारी बातें आती। लेकिन अब जब सत्तारूढ़ पार्टी अपनी सभी सीटें, यानी जो 2017 में सीटें जीती थी, उन सभी सीटों को 3.5 पौने 4 साल के कार्यकाल के बाद जो तमाम एंटी इनकम्पेंसी की बात विपक्ष कर रहा था, उसके बावजूद भी ये जीतने का काम किया। लिहाजा अब सोचना चाहिए इन विपक्ष के लोगों को कि इनका राष्ट्रीय नेतृत्व केवल अपने विकल्प को बचाने के लिए चुनाव प्रचार में नहीं निकला, या पहले से जानता था कि वो चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं जानते कि चुनाव हार रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो मैदान में जाते, वहां पे चुनाव प्रचार करते और 2022 का बिगुल फूंकते, जिसको लेकर के लिटमस टेस्ट बता रहे थे लोग। लेकिन आज हार के बाद इन लोगों को बयान को देख करके लग रहा है आपकी बात से पवन, विकल्प पे काम हो सकता है कि विपक्ष के लोग 100% सहमत ना हो, लेकिन कम से कम इतना तो सहमत उन्हें होना पड़ेगा कि उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए, उस पर जमीन पर काम करने की जरूरत विपक्षी दलों को है। उपाध्याय जी, प्रश्न यहीं से उठा था जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि
कहीं प्रशासन का असर, कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सत्ता पक्ष के हक में जाती हैं उपचुनाव में। ये कई बार देखा भी गया है। लेकिन जिस तरह की आलोचना विपक्ष जिस स्तर पर करता है कि कोई भी काम उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं हो रहा। आपने भी शुरुआत में कहा कि ब्राह्मण वोटर और कैसे कैसे आरोप लगाए गए या परशुराम की मूर्ति को लेकर किस तरह की बयानबाजी हुई दो विपक्षी दलों के बीच में। इन सबके बावजूद अगर वो वोट में परिलक्षित नहीं हो रहा है, 15,000 20,000 की मार्जिन है एक एक सीट पर उपचुनाव में, तो इसे क्या समझा जाए? आप अपनी बात वोटर को बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, या उस कार्यकर्ता के अंदर ऊर्जा की कमी है जो वाकई पहले समाजवादी पार्टी का एक कैडर चला करता था, या बीएसपी ने कभी उस तरह से चुनाव लड़ा? देखिए, मैं इसमें बताऊं कि सबसे पहली बात अगर हम देखें तो बीजेपी का जो संगठन है, उस संगठन का अभी किसी विपक्ष के किसी नेता के पास या विपक्ष के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। जिस प्रकार से उनका बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख और इस तरह का जो संगठन है, और संगठन को जिस तरह से वो एक्टिव रखते हैं। अगर हम इन्हीं चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता अपने प्रत्याशियों के समर्थन के लिए चुनाव प्रचार में नहीं गया, तो और इधर बीजेपी के सारे मंत्री, सारे बड़े नेता इस पूरे उपचुनाव को इस तरह से लड़ रहे थे जैसे मानो ये आम चुनाव हो। अब बात आती है कि काम को लेकर के विपक्ष को संभवतः जमीन पर जाना होगा। महिलाओं के जो ज्यादातर वोट है वो बीजेपी को मिलते हैं क्योंकि उन्हें गैस मिली है, किसान सम्मान निधि उनके खाते में जाती है। जो गैस है वो टाइम से आती है, अब गैस ब्लैक में नहीं मिलती है, लोगों को गैस ब्लैक में नहीं मिलती है। सड़कें बन रही हैं, अमृत योजना, गांव-गांव में लाइट पहुंच रही है, फ्री में कनेक्शन मिल रहे हैं। अब खेतों पे बिजली की कटौती नहीं हो रही है। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट है, गन्ना किसानों को भुगतान हो रहा है, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट्स इस सरकार ने दिए हैं ये शायद दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को सतही तौर पे आरोप लगाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। मैं बहुत सारे गांवों में गया, बहुत सारी स्थितियों में देखा, लोग पिछले लोकसभा चुनाव में भी, अभी भी। अब अगर 2017 की बात करें, अगर उपचुनाव में प्रशासन साथ होता है, 2017 में जब योगी सरकार बनी थी उस समय तो मोदी की लहर भी थी, योगी की लहर भी थी, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी। और उस चुनाव की हार की वजह ही थी कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना था। तो ये जो चुनावी तर्क हैं अपनी जीत और हार और सुविधा के अनुसार बदल जाते हैं, ये गलत है। ये निश्चित रूप से योगी सरकार के काम को ही वोट मिला है। अब विपक्ष कुछ भी कहता रहे कि वहां प्रशासन था, प्रशासन 2017 में भी था, तब समाजवादी पार्टी जीती थी, बहुजन समाज पार्टी जीती थी। तो एक ही चीज के दो तर्क नहीं हो सकते। अभी कोई एक साथी मेरे से इसी उसमें बोल रहे थे कि यदि इसी में 2 या 3 सीटें बीजेपी हार जाती तो क्या समाजवादी पार्टी का बयान होता या बीएसपी का बयान होता? तो ये सारी बातें गलत है, सुविधा अनुसार बयान दिए जा रहे हैं। अभी जमीनी हकीकत पे जाना होगा, सांगठनिक स्तर पे काम करना होगा। विपक्ष को नए मुद्दे तलाशने होंगे। विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो प्रभावहीन है, तर्कहीन है, इसलिए विपक्ष को अभी और काम करने की जरूरत है। ठीक है पांडे जी, एक प्रश्न यह है कि कार्यकर्ता को चार्ज तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा ना, राष्ट्रीय नेतृत्व को करना पड़ेगा आपके। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि सारी उपचुनाव की सीटों पर कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से काम किया। अब मैंने कहा लोकतंत्र में हार और जीत, परिणाम कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं आते, लेकिन अगर हम इस पूरे चुनाव का आकलन करें तो हम कह सकते हैं कि जिन 7 सीटों पर चुनाव था इसमें ना किसी ने कुछ गंवाया है ना किसी ने कुछ पाया है। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ गेन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एक सीटों पर विश्लेषण करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप नौगांव सादात की सीट देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लगभग 15,635 वोटों का 2017 से नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर आप बांगर-मऊ में देखें तो 13,263 वोटों का बांगर-मऊ में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। अगर आप देखें मल्हनी की सीट पर तो वहां पहले से भारतीय जनता पार्टी के वोट काफी 13,000 से ऊपर वोट वहां पर कम हुए हैं। तो बात लेकिन हम इसकी नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जो जनादेश आया हम उसका सम्मान करते हैं, सर झुका करके उसको प्रणाम करते हैं। और समाजवादी पार्टी आम चुनाव के लिए पूरी ताकत से, पूरे मनोवेग से जनता के उन तमाम आधार, उन मुद्दों को जो किसान से, गरीब से, नौजवान से, महिलाओं के अपमान से, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े हैं,
समाजवादी पार्टी उन मुद्दों को लेकर के 2022 लेकिन आपका जो एनालिसिस है उसके साथ एक चीज और भी तो जुड़ेगी। जो पिछला आम चुनाव था उसमें आप और प्लस राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो दो पार्टियों का जो वोट शेयर है या जो कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर चुनाव लड़ता है। अगर उस राममोहन जी राजनीति में कई दृष्टांत हैं, ठीक है, राजनीति में इसके कई दृष्टांत हैं, और मैं चूंकि समाज शास्त्र का स्टूडेंट भी रहा हूं और राजनीति से मैंने पीएचडी की है, मेरा ये मानना है कि कभी कभी अंकगणित में तो 2+2 4 हो जाता है, लेकिन राजनीति में कभी कभी ये खरा नहीं उतरता है। तो मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन हुआ तो उस चर्चा पर भी हम नहीं जाना चाहते कि हमको क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में 2012 में 224 के प्रचंड बहुमत से हम आए थे। इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 38 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकर के आई थी, और इसी उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में, जिसमें मैं उस समय भी सदस्य था उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, कि मात्र 46 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। परिणाम चेंज हुए, लोकतंत्र में जनादेश आया, वो 324 आया और हमको बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो किसी को बहुत बहुमत और सीटों पर इतराना भी नहीं चाहिए। कम सीटों पर हमको कहीं ना कहीं इस बार आत्ममंथन की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में आत्ममंथन करेगी। और मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं कांग्रेस पार्टी की तरफ, एक आखिरी प्रश्न यही है कि बहुत से कार्यकर्ता ये चाह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन उन्हें जमीन पे आके मिले। महाराज सिंह धनगर चुनाव हारे टुंडला से, उन्होंने ये खुलकर कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की मदद मिलती तो कुछ और बात होती, अखिलेश यादव जी सभा करने आ जाते तो स्थिति बदल जाती। तो वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर अपनी आस्था जता रहे हैं अभी भी हार के बावजूद। लेकिन ये सोचना चाहिए आप लोगों की, आप लोग जो विपक्ष में हैं, जिनके पास 300, पूरे सवाल सुन लीजिए पांडे जी, जिनके पास 300 सीटें हैं, वो तो 6 सीट अगर हार भी जाएं तो उन्हें सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप लोगों को 6 सीट मिले तो इसका चार्ज अलग होगा पार्टी के अंदर। देखिए, एक आध दृष्टांत अगर आप छोड़ दीजिए तो समाजवादी पार्टी में आदरणीय नेताजी से लेकर के अभी तक समाजवादी पार्टी का हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था वो आम चुनाव में उसने भाग नहीं लिया, आम चुनाव के प्रचार में नहीं गया जी। एक आध दृष्टांत को अगर आप छोड़ दीजिए तो आप सारे रिकॉर्ड देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में 23 उपचुनाव हुए, उसमें भी हमारे शीर्ष नेतृत्व नहीं गया। 2004 से 7 के बीच में भी 5 चुनाव हुए, हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं गया। लोकसभा के 2 सीटों पर छोड़ करके शीर्ष नेतृत्व हमारा नहीं गया, इस बार भी नहीं। वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना था, सैफ खान साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि जहां पर आपको आपके कार्यकर्ता को थोड़ी ऊर्जा ज्यादा देनी है, वहां पर शीर्ष नेतृत्व को हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिएगा, क्योंकि कार्यकर्ता की मेहनत तो बराबर लगती है, वो चुनाव जीते या हार जाए, वो तो अपना संघर्ष बराबर करता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप इन 7 सीटों की बात कर रहे हैं तो बहुत साफ साफ सी बात है, आज ये जो 7 सीटों के ऊपर हुआ है तो ना किसी को नुकसान हुआ ना किसी को फायदा हुआ। उल्टा अगर आप ग्राफ उठा के देखें वोट परसेंटेज के, तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी 6 सीटें हैं उन सब के ऊपर जो है वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो ये एक्चुअली जो है, और जबकि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में है, तो ये जो चुनाव भी अगर हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि सिंपैथी गेन हुआ। ये जीते भी अगर इसलिए हैं तो इसलिए हुआ क्योंकि उन 6 की 6 सीटों के ऊपर जो है वो जो विधायक थे वो नहीं रहे, तो सिंपैथी बेसिस के ऊपर जो है जनता ने जिताई, क्योंकि सरकार उत्तर प्रदेश में। और ये इतिहास रहा है हमारे देश का कि जो जिसकी भी स्टेट में सरकार होती है वो ज्यादातर बाय इलेक्शंस निकालता है, या जब तक जो है जब तक उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नाराजगी ना हो। जैसे योगी जी के साथ में गोरखपुर में रही जो है कि वो इलेक्शन बीच में हारे थे, उसके बाद फिर उन्होंने रिटेन कर ली। तो ये सब लोग तंत्र की खूबसूरती है कि जीत और हार जो है वो लगी रहती है। मगर आप जो अब ये कह रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, अरे 6 सीट जो है उन्हीं की थी, उन्होंने अगर वो जीत लिया, वो भी उनकी वोट परसेंटेज कम हुई है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी को जो है विचार करना चाहिए कि उनके वोट परसेंटेज कम हो रहे हैं। और हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सवाल जो अगर आप ये बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस लगातार एक मुख्य विपक्ष का उत्तर प्रदेश में जो है वो प्रभाव जो है हर चीज में वो उठा रही है ग्राउंड स्तर पे, चाहे वो बच्चों की बात करें कि वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे ना आप, चाहे वो आप बूढ़े बुजुर्गों की बात करें कि
नहीं, आप इस बाई इलेक्शन को जो है उस बाई इलेक्शन उस मुद्दों के ऊपर नहीं हुआ है कि आज जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है 4.5 रुपए की यूनिट जो चुनाव उन मुद्दों पे होना था, काम काज के ऊपर नहीं हुआ। उस चुनाव में भी आपने गठबंधन कर लिया। अब ये चुनाव मुद्दों पे नहीं हुआ, अब वो 22 में भी फिर आपके जो दावे हैं वो देख लेंगे। का मौका दीजिए, बिल्कुल देखेंगे आप जो है, और हम जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है आपको उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे। और हमने 2.5 साल का जो मैंने आपको रिकॉर्ड रखा हर स्टेट में, वो इसलिए ही रखा कि हमारी परफॉर्मेंस हर जगह बड़ी है। वो अलग बात है कि जो है सरकारें तोड़ने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही। तो ये जो आकलन करना चाहिए, जो चिंता होनी चाहिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर जो कम हुआ है उनको करनी चाहिए। तो इसे आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस बोलते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। उन सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है जहां वोट शेयर कम हुए, वो भी सिंपैथी के बाद, तो मुझे लगता है आकलन जो है वो अब ये तर्क कुछ इसी तरह का हो गया मुकेश राजपूत जी, ये तर्क उसी तरह का हो गया कि अगर कोई चुनी हुई सरकार है वो कहे हमारे पास 300 सीटें हैं, हम 300 वापस ले आए तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। नहीं, वो परफॉर्मेंस अच्छा ही होता है अगर आप जितनी सीटें हैं उतनी सीटें गेन कर लें। नहीं तो प्रदर्शन अच्छा ही कहलाता है भाई साहब। देखिए वहां पे सिंपैथी जुड़ी हुई है, वहां पे विधायक रहे नहीं है, आप समझे। मैंने कहा तो बांगरमऊ की सीट पे, पहली बात तो आप ये समझे, बांगरमऊ की सीट पे कौन से विधायक की सिंपैथी थी? वहां तो गुस्सा होना चाहिए। उसमें भी नुकसान, रेप के आरोप में गए, उस पे भी वोट शेयर में नुकसान, 31,000 के मार्जिन से जीते, नुकसान हुआ है, 31,000 के मार्जिन से जीते भाई साहब, जहां जनता गुस्सा है। उससे अच्छा, आप उससे पहले 2017 में कितना वोट शेयर था, चलिए वहां का बता दीजिए। और अब मुकेश राजपूत जी, का कितना % नुकसान हुआ? मुकेश जी 2017% कम हुआ ना इस बार जी। हेलो जी मैं ये कह रहा था शर्मा जी, जो हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट कम मिल रहा पहले की तुलना में, पहले की तुलना में वोट आप परसेंटेज कम हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं समाजवादी पार्टी अन्य दलों को भी कम मिला है। क्यों वोट आप परसेंटेज कम हुआ, पोल जो परसेंटेज ज्यादा था वो इस बार कम हुआ जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर आपको जो है वोट परसेंटेज कम हुआ तो सभी पार्टियों का कम हुआ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जो साहब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 6 विधानसभा में हुआ ये मुद्दों पे नहीं हुआ, यही 7 विधानसभा पे जो हुआ, एक सपा की सीट थी, वो सपा के पास चली गई क्योंकि सिंपैथी बेसिस थी। एक सेकंड, सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी। मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं आपको, पास चली गई। एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, 2017 में कुलदीप सिंह सेंगर इसी सीट से 28,327 वोट से जीते थे। अब उसी सीट से श्रीकांत कटियार 31,398 वोट से जीते। अगर आपको अपने सोर्सेज से चेक करना दोबारा कर लीजिए, 31,398 से कटियार जीते हैं इस बार। इसी सीट से कुलदीप सेंगर जो जेल में है रेप के आरोप में, वो 28,327 वोट से जीते थे। इसका मतलब कि उस सीट पर जनता बीजेपी से नाराज रही होगी क्योंकि उनके विधायक थे, उनकी मदद करने का आरोप आप लोगों ने लगाया, तब भी वोट बढ़े हैं। बिल्कुल जी, मैं राजपूत जी से बात कर रहा हूं। एक सीट की बात कर रहे हैं और बाकी की सीटों का आपने एक सीट की बात की है ना। आप बाकी जगह तो सिंपैथी बता रहे हैं ना, 5 सीटों का भी आकलन आप बाकी जगह तो सिंपैथी बता रहे हैं। ये वो सीट थी जहां जनता गुस्सा थी आपके मुताबिक। सुन लीजिए, और यहाँ किसकी सिंपैथी कटियार के साथ थी? सुन लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर वाला जो केस है, और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो रेपिस्ट है उसी की वजह से तो ये हाल है उत्तर प्रदेश का कि 11 से 12 रेप जो एक दिन में रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, 24% क्राइम बढ़ता है। मुकेश राजपूत जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं लौट के आता हूँ। क्राइम बढ़ चुका है तो ये मुद्दे पे नहीं हुआ है। ठीक है जी। शर्मा जी, मैं एक बात और कहना चाह रहा था यहाँ पे। दूसरा, ये हमारे बार बार विपक्ष के लोग आरोप लगाते कि योगी जी का कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, योगी जी ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ कि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, उसी तरह हमारे और मोदी जी का विकास नहीं दिखाई देता है। इन्हें विकास देखना कि किस तरह से विकास हो रहा। आप देखिएगा कि पहले मनरेगा चलती थी गांव में, सिर्फ प्रधानों के, आपने भी कई बार चैनलों में उठाया कि उत्तर प्रदेश में बढ़ चुकी है, ये विकास हो रहा है।
सुन एक करके 45% क्राइम मनरेगा बच्चों का ये विकास चरम सीमा पर होता था। फूड सिक्योरिटी बिल जो आया है, बिजली के दर बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं पर भी राशन बढ़ नहीं रहा था। आज योगी जी की सरकार में हर आदमी के घर राशन पहुंच रहा है। आज मनरेगा में काम करने वाले के खाते में पैसा पहुंच रहा है। 24 घंटा बिजली आप गाँव में प्रदेश में क्या, ये आपके अजम्पशंस जो है गाँव में आप क्यों आप देख रहे हैं गाँव में शांति है, गाँव में कहीं पर किसी जमीन का नहीं हो रहा है। हाँ, सड़कों के वाले फ्री कर देंगे। ये देखना 300 करोड़ के स्वेटर भी आपने वादे किए थे, 50 करोड़ का फ्री वाईफाई का भी वादा किया था, और बुलेट ट्रेन की भी बात की थी, अच्छे दिनों की भी बात की थी। हमारी पार्टी बहुत सारे ऐसे वादे किए, इसलिए कहीं भी बनाने भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीत रही, भारी बहुमत से जीत रही है। तो इसलिए अखिलेश जी को पहले आवास हो गया था, इसलिए अखिलेश जी भी अपने कैंडिडेट के चुनाव प्रचार में गए ही नहीं। ये तो बात कहना नहीं चाहते। दूसरा ठीक है, मैं राजपूत जी लौट के आता हूं। उपाध्याय जी, आप इनकी आवाज मुझे क्लियर। हाँ, ठीक है। उपाध्याय जी, एक सवाल इसी को लेकर कि विपक्ष एनालिसिस भी अपने स्टाइल में करता है, चाहे बांगरमऊ की सीट हो, बाकी जगहों की सीट हो। 15,000 से अगर 20,000 मार्जिन कई सीटों पे है, बांगरमऊ में 31,000 है, तब भी एनालिसिस का स्टाइल ये है कि देखिए सिंपैथी का वोट है, ये वोट प्रशासन की मदद से आया। क्या अपनी कमियां अभी भी आप नहीं मानेंगे, इस रणनीति पर चलकर 2022 को फतेह करने के बारे में सोच सकते हैं? उपाध्याय जी, सुन रहे हैं आप हमें? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। उपाध्याय जी के पास हम चलेंगे। एक बार फिर से मैं पांडे जी आपके पास लौट कर आना चाहता हूं, और सवाल यही है मेरा जो मैं उपाध्याय जी से पूछना चाह रहा था कि आपको अपनी कमियां तो माननी पड़ेंगी, उन पे काम भी करना पड़ेगा। देखिए, जहां तक कमियों का सवाल है, मैं ये कह सकता हूँ राममोहन जी की राजनीति में और हर चुनाव परिणाम के बाद कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है और आगे कुछ और अच्छा करने की सीख भी मिलती है। पार्टी में हार और जीत नहीं रहती है डेमोक्रेसी। समाजवादी पार्टी अगर कहीं पर सीटें कम पाई है तो हम अपनी जो हमारी सीट थी उसने हम उस सीट को हमने बचाया है, उसको हमने जीता है। हाँ, ये ठीक है कि जो हमारी उम्मीद थी वो उम्मीद हम पूरी नहीं कर पाए हैं। हम उस पर और आगे मेहनत करेंगे, वो तमाम चीजों पर बिंदुओं पर विचार करेंगे जो हमें आगे और करनी है। और हम मानते हैं कि आज की इस नाकाम सरकार के, जो किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, इन मुद्दों को उस जनता तक, उस वर्ग तक हमको और मजबूती से ले जाने की जरूरत है, जिसको समाजवादी पार्टी आगे आम चुनाव में करके दिखाएगी। ठीक है, अगर आप अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं तो बहुत बेहतर बात है। के उपाध्याय जी, एक रिएक्शन आपसे इसी बात को लेकर। विपक्ष अगर अपनी खामियों को लेकर वाकई एनालिसिस ईमानदारी से करेगा और उस पर काम करेगा तभी बात बनेगी, या फिर यह कहना कि देखिए कुछ वोट सिंपैथी के मिले, कुछ वोट दूसरे तरीकों से मिल गए, इससे काम चल जाएगा? देखिए, अगर विपक्ष ये सोचता है तो विपक्ष की ये गलती है। ये गलती है क्योंकि अब आप देखिए कि एक साल चुनाव में बचा है। 2022 के मार्च से पहले यहाँ विधानसभा के चुनाव होने हैं। विपक्ष को संगठन के स्तर पे काम करना होगा, और बीजेपी के जो माइक्रो लेवल का संगठन है, अभी उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी के पास में उस तरह का संगठन नहीं है। एक जमाने में बीएसपी का हुआ करता था, लेकिन बीएसपी का संगठन भी आज की तारीख में उस तरह का दिखाई नहीं देता है। तो विपक्ष को इस पर विचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये केवल आरोप लगाने से नहीं चलेगा कि अपराध बढ़ रहे हैं। ये देखना होगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं जो व्यक्तिगत लोगों को खाते में मिल रही है, उसका अभी तक विपक्ष के पास में कोई तोड़ नहीं है। और इसी का लाभ जो है बीजेपी को मिल रहा है कि हर एक के खाते में पैसे जा रहे हैं, राशन व्यक्तिगत रूप से उसको जा रहा है, किसान सम्मान निधि उसको जा रही है, बिजली गांव गांव में मिल रही है। तो इसका तोड़ इनको तलाशना होगा, सतही आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा।
सांगठनिक स्तर पे सांगठनिक स्तर पर जो मजबूती बीजेपी की है, सोचनीय क्या उसके सामने दूसरी पार्टियों के संगठन टिक रहे हैं? क्या उनका नेतृत्व उधर जा रहा है? हमने योगी आदित्यनाथ को सभाएं करते हुए देखा, दोनों डिप्टी सीएम सभाएं करते हुए नजर आए। तो जो पार्टी 300 प्लस पे है, वो अगर इतना मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो विरोधी दल जिन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना है, एक नई ऊर्जा भरनी है, वो क्या घर पर बैठकर ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनता उनका साथ देगी? ये सवाल और इस पर मंथन विपक्षी पार्टियों के लिए संभवतः जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।